वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक सुपर साइंस फिक्शन मिनी सीरीज जिसके 8 एपिसोड से और 8 के 8 हमने एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं आपके लिए। हाँ, थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ ताकि आपको बाद में निराशा ना हो। एक मिलिट्री बेस में इंसानों पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च किए जा रहे हैं। कुछ टीनेज के बच्चों को लगता है कि उस जगह पे भूत है और क्यूरियस होकर वो चले जाते हैं वहाँ पे। वहाँ एक काले रंग का पाउडर होता है जिसको लगाने से वो बच्चे काले रंग के हो जाते हैं और देखते देखते गायब। कहाँ गए वो बच्चे, क्या हुआ उनका? यही सब जानने के लिए दोस्तों देखते हैं गूज़बम्प्स द वैनिशिंग नाम की ये मिनी सीरीज। अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब करने का भी सोच लेना। तो सीरीज की शुरुआत 1994 में होती है। ब्रुकलिन में 4 फ्रेंड्स जिनमें 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के वो एक मिलिट्री बेस में जाते हैं जहाँ पे फिलहाल कोई नहीं है। इनमें से एक है मैडी जो अपने बाकी फ्रेंड्स को वहाँ पे लेके जा रहा है। इनमें से एक लड़की दोस्तों इनकी पूरी ट्रिप की वीडियोस बना रही है और मैडी तो पहले सभी को डराता भी है कि कभी यहाँ पे ह्यूमंस पर रिसर्च किया जाता था, लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान कई लोग मर गए और सुना है कि उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। अचानक वहाँ जोर की आवाज आती है और वो देखते हैं कि एक लड़का इन्हें फॉलो करके वहाँ पहुंच चुका है। ये कोई और नहीं मैडी का छोटा भाई एंटनी है। मैडी चिढ़ जाता है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ गए। वो एंटनी को उस जगह से बाहर ले जाकर छोड़ देता है और फिर वापस अपने फ्रेंड्स के पास आ जाता है। वहाँ दोस्तों कोई इलेक्ट्रिकल चीज होती है जो ब्लास्ट हो जाती है और वहाँ का पावर ऑन हो जाता है। अचानक वो जगह धुएं से भर जाती है। उसमें सांस लेने से इनको खांसी होती है। मैडी की आंखों से एक ब्लैक लिक्विड निकलता है जो धीरे धीरे मैडी को भी एक लिक्विड में बदलने लगता है और मैडी वहीं पे मर जाता है। कहानी शिफ्ट होती है 2024 में, यानी कि 30 साल के बाद। एक यंग लड़के और लड़की को दिखाते हैं जो छुट्टियों में अपने पापा के पास आए हुए हैं और उनका पापा है दोस्तों एंटनी, वही 30 साल पहले अपने भाई मैडी को फॉलो करके उस मिलिट्री बेस के पास जो चला गया था, वही एंटनी। अभी तो उसकी शादी हो चुकी है, डिवोर्स भी हो चुका है और छुट्टियों में उसके बच्चे उसके पास रहने आते हैं। लड़की का नाम है सीसी, लड़के का नाम है डेविन। तो वो बच्चों को पिकअप करके अपने घर पे लेके आ जाता है। तो उसके पार्किंग स्पेस में पड़ोस के एक लड़के की गाड़ी खड़ी होती है। तो एंटनी उसको डांटता है कि ओ ये मेरी जगह है, कितनी बार कहा है तुमसे कि अपनी गाड़ी अपने यहाँ पार्क किया करो। और एंटनी सिर्फ डांटता है दोस्तों, कभी उस लड़के के पेरेंट्स से उसने शिकायत तक नहीं की। हाँ, तो घर के अंदर आकर वो बच्चों से कहता है कि यहाँ तुम जो चाहो बच्चों कर लो, लेकिन गलती से भी बेसमेंट में मत जाना। क्यों पापा, बेसमेंट में कोई कत्ल कर रहा है क्या? नहीं रे, चलो मेरे साथ, कहकर वो बच्चों को बेसमेंट में लेके जाता है। एंटनी एक बॉटनी टीचर है और बेसमेंट में उसने कई तरह के रेयर प्लांट्स रखे हुए हैं और वो नहीं चाहता कि बच्चे उन्हें डैमेज कर दें, इसीलिए वो उनको बेसमेंट में जाने से मना कर रहा था। तो बच्चे भी मान जाते हैं कि ठीक है, हम आइंदा बेसमेंट में नहीं जाएंगे। फिर वो बच्चों को लेकर रेस्टोरेंट जाता है और खाना खिलाकर घर लौट रहे होते हैं। वो रास्ते में वो जेनी नाम की एक औरत से मिलते हैं। 30 साल पहले जब मैडी मर गया था ना, उस जमाने में जेनी मैडी की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। जेनी वैसे फिलहाल तो एक पुलिस डिटेक्टिव है और एंटनी को मैडी का ड्रेस देकर कहती है कि 30 साल से ये हमारे डिपार्टमेंट में पड़ा रहा, सोचा तुम्हें दे दूं। एंटनी बड़ा दुखी होता है कि इसे लाकर देने में पुलिस डिपार्टमेंट को 30 साल लग गए, बताओ। वो ड्रेस लेकर अंदर चला जाता है। यहाँ सीसी और डेविन के कई फ्रेंड्स हैं, तो वो उनसे मिलने जाते हैं। डेविन की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम है फ्रैंकी, लेकिन अब फ्रैंकी ट्रे नाम के लड़के से प्यार करती है और ये ट्रे कोई और नहीं, वही लड़का है जो एंटनी के पार्किंग स्पेस में अपनी गाड़ी पार्क करता है दोस्तों। पर डेविन अपनी गर्लफ्रेंड फ्रैंकी को वापस पाना चाहता है कैसे भी करके और उसे इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि तुम्हें पता है, मेरे एक अंकल थे, उनका नाम मैडी था, वो एक मिस्टीरियस जगह पे 30 साल पहले मारे गए थे, मैं तुम्हें वहाँ लेके जा सकता हूँ। कहकर वो इन सभी को लेके जाता है वहाँ। ट्रे कहता है कि अगर तुम इतने ही हिम्मत वाले हो तो अकेले अंदर जाओ ना, हम यहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे, जाओ। डेविन भी फ्रैंकी को इम्प्रेस करने के लिए 30 मार खां की तरह अकेला अंदर चला जाता है। तो वो एक पावर लाइन के पास पहुंच जाता है और 1994 की तरह अब भी वहाँ पे पावर ऑन होता है। जमीन पर एक दरवाजा खुलता है। डेविन देखता है कि अंदर मैडी है दोस्तों, जिसकी आंख से एक ब्लैक लिक्विड निकल रहा है और तब काले रंग का धुआं निकलता है जिसमें सांस लेने से डेविन की आंखों से भी वही ब्लैक लिक्विड निकलता है। फिर भी वो किसी तरह से बाहर निकल आता है। सभी घबराकर वो जगह छोड़कर घर आ जाते हैं, लेकिन कोई ये बात एंटनी को नहीं बताता। एंटनी बेसमेंट में मैडी के 30 साल पुराने ड्रेस को देखता है और वो नोटिस करता है कि उसके टी शर्ट में किसी प्लांट के पराग होते हैं, जिन्हें माइक्रोस्कोप के जरिए देखने पर वो समझ जाता है कि ये तेजी से बड़े होते हैं और दूसरे प्लांट्स के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। ये देखकर एंटनी हैरान रह जाता है। दूसरी ओर डेविन घर पे कुछ पुराने फोटोज को देख रहा होता है जिनमें 30 साल पहले मरे हुए मैडी की बचपन की फोटो होती है। डेविन बौखला जाता है कि इसी को तो मैंने उस मिलिट्री बेस में देखा था, क्योंकि दोस्तों जब डेविन ने वहाँ मिलिट्री बेस में मैडी को देखा तो उसे नहीं पता था ये मैडी है, लेकिन अभी जब उसने पुरानी फोटो मैडी की देखी तो उसे अंदाजा हो गया कि वही मैडी था और वो तुरंत एंटनी को बताने जाता है। लेकिन इस बीच बेसमेंट में एक बड़ा प्लांट एंटनी पे अटैक कर देता है, जैसे कि वो प्लांट नहीं कोई खतरनाक क्रिएचर हो। इसी खतरनाक आवाज को सुनकर डेविन घबराकर सीधे बाहर भाग आता है। यहाँ दोस्तों एंटनी के वो सारे प्लांट्स सिंक होल के जरिए अंदर चले जाते हैं और डेविन जो भाग कर आया था उसे ये प्लांट्स पकड़कर सिंक होल के अंदर खींच लेके जाते हैं और उसे पूरी तरह से घेर कर उसके मुंह में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेविन किसी चीज से उनको मारने लगता है।
तो वो प्लांट्स उसे छोड़कर चले जाते हैं। इसी बीच डेविन भी बच निकलता है। अब एंटनी के पास जो भी प्लांट सैंपल थे वो सब अब बच निकले, लेकिन उस प्लांट के अटैक करने से एंटनी के हाथ में चोट आ गई दोस्तों। उसके कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ पे हुआ क्या था। वो अपने घाव पे मरहम पट्टी करके सो रहा होता है तो उसके घाव से एक कीड़ा निकलता है। वो पट्टी खोलता है तो ढेरों कीड़े निकल रहे होते हैं और लगता है अंदर कोई जड़ उग रही है। वो अपने हाथ को काट कर देखता है तो अंदर से एक कली जैसा कुछ निकलता है दोस्तों। और ये क्या है इसके बारे में एंटनी को कोई आइडिया नहीं होता, लेकिन वो एक बात समझ जाता है कि ये जरूर एक एडवांस्ड टाइप का बोटानिकल क्रिएचर है। फिर वो एक चूहा खरीद लाता है और सोचता है कि अगर उस प्लांट ने चूहे को खाया तो इसका ये मतलब होगा कि वो एक नॉर्मल प्लांट नहीं है बल्कि एक मांसाहारी क्रिएचर है। लेकिन जब वो घर लौटता है तो आज फिर ट्रे ने दोस्तों अपनी गाड़ी एंटनी की पार्किंग में खड़ी कर रखी होती है। एंटनी हमेशा उसे डांटा करता था, लेकिन आज वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और ट्रे की गाड़ी का ग्लास तोड़ देता है। फिर वो अपने लैब में जाकर चूहे को उस कली को देता है तो वो तुरंत चूहे को निगल जाता है। मतलब ये एक खतरनाक क्रिएचर है। यही सोचकर एंटनी उसको फ्रीजर में बंद कर देता है। दूसरी ओर ट्रे को गुस्सा आता है कि इसने मेरी गाड़ी ठोक कैसे दी, और बदला लेने के लिए वो रात को ही एंटनी के घर के बेसमेंट का ग्लास तोड़कर अंदर चला जाता है और साथ ही में वो फ्रैंकी को भी लेकर आया था। फ्रैंकी मना भी करती है लेकिन वो नहीं मानता और एंटनी के इतने सालों के रिसर्च को तहस नहस कर देता है और उसकी फोटो भी ले लेता है ताकि एंटनी को भी पता चले कि ये सब ट्रे ने ही किया था। तभी फ्रीजर के अंदर से कोई आवाज आती है और जब ट्रे उसे खोलकर देखता है ना तो वो प्लांट क्रिएचर उसे पकड़ लेता है। जब बहुत देर के बाद भी ट्रे नहीं आता तो फ्रैंकी भी अंदर चली जाती है कि क्या हो गया। वो उसको कॉल भी करती है लेकिन ट्रे का फोन वहीं पे पड़ा होता है और तब ट्रे एक खतरनाक क्रिएचर की तरह बाहर आता है दोस्तों और फ्रैंकी को लेकर एक कार शेड में जाकर एक नुकीली चीज निकाल कर देता है। फ्रैंकी समझ जाती है कि ट्रे मुसीबत में है और वो चाहता है कि फ्रैंकी इस नुकीली चीज से उसके शरीर में चुभी हुई वो चीज निकाले। ट्रे को बहुत दर्द होता है। इसी बीच डेविन वहाँ पे आ जाता है और फ्रैंकी से कहता है कि तुम दूर चले जाओ जल्दी, कहकर वो ट्रे को मारने जाता है, लेकिन ट्रे खुद को डिफेंड करके डेविन को मारने लगता है। इसी बीच दोस्तों फ्रैंकी रैंप में खड़ी कार को रिलीज कर देती है और वो ट्रे पर गिरती है और तब ट्रे एक ब्लैक लिक्विड का रूप ले लेता है। उसके बाद तो फ्रैंकी और डेविन वहाँ से भाग ही जाते हैं। ट्रे दोस्तों भले ही मर चुका है लेकिन वो ब्लैक लिक्विड नहीं मरा। वो उस कार के अंदर जाने लगता है और अचानक उस कार की लाइट्स ऑन होते हैं। कार का इंजन भी ऑन हो जाता है। अब उस कार को ब्लैक लिक्विड कंट्रोल कर रहा होता है। ये ब्लैक लिक्विड किसी भी चीज को अपना मीडियम बना लेता है, यानी उस मीडियम के जरिए वो जिंदा रहता है। और दोस्तों क्योंकि ट्रे तो गायब हो गया है तो उसके बारे में पूछताछ करने जेनी आ जाती है जो कि पुलिस डिटेक्टिव है। जेनी की वैसे एक बेटी भी है जिसका नाम है एलेक्स। किसी लड़के ने पटाखे जलाते हुए पूरे घर को आग लगा दी थी लेकिन उसका इल्जाम एलेक्स पे लगा दिया था। लेकिन क्योंकि उसकी माँ जेनी एक डिटेक्टिव है तो एलेक्स बच गई, लेकिन फिर भी एलेक्स को उस लड़के से चिढ़ है क्योंकि उसकी बेवकूफी का इल्जाम एलेक्स पे लग गया था। दूसरी ओर एंटनी देखता है कि बेसमेंट में उसकी लैब बुरी हालत में है और तो और वो प्लांट क्रिएचर भी गायब है। तो वो अपने बच्चों से पूछता है। वो कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं जानते। हालांकि दोस्तों वो बखूबी जानते हैं कि एंटनी के प्लांट्स की वजह से ही ट्रे गायब हुआ है। जब एंटनी घर पे नहीं होता तो दोनों बच्चे बेसमेंट में जाकर जांच करने लगते हैं, पर अचानक एंटनी आ जाता है और उसके हाथ में कुछ जड़ें भी होती हैं। वो उसे चीरता है तो उसमें से ब्लैक लिक्विड निकलता है। फिर वो उसको एक कंटेनर में संभाल कर रख लेता है और इस तरह वो अपनी हर फाइंडिंग को लैपटॉप में रिकॉर्ड कर रहा होता है। और बच्चे भी दोस्तों ये सारी बातें सुनते हैं। वो समझ जाते हैं कि उस अजीबो गरीब चीज का पापा से कोई ना कोई लेना देना तो है। अगले दिन एलेक्स सड़क पर ट्रे की कार देखती है और वो नहीं जानती कि उस कार में वही ब्लैक लिक्विड है। वो मस्त उसे ड्राइव करने लगती है। रास्ते में वो सीसी को देखती है और उसे लिफ्ट देने की सोचती है, पर वो कार उसके कंट्रोल में नहीं होती बल्कि तेजी से निकल जाती है और एक खंबे से भी टकरा जाती है। लेकिन तब अंदर से हवा जैसी कोई चीज निकलकर सीसी के कप में चली जाती है और अब वो ब्लैक लिक्विड दोस्तों इस कप को ही अपना मीडियम बना चुका है। सीसी तो चिढ़ जाती है कि तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती तो चलाती क्यों हो, ये कहकर वो कप लेकर चली जाती है। उसके जाने के बाद टूटी हुई वो कार खुद ही ठीक हो जाती है और अपने आप समुद्र की ओर तेजी से चलने लगती है। पता नहीं क्या है दोस्तों। एलेक्स तो डर के मारे पीछे डिक्की के जरिए एन वक्त पे बाहर निकल ही आती है और अगले ही सेकंड कार पानी में, और कार के अंदर जो ब्लैक लिक्विड था वो उसी मिलिट्री बेस की ओर जाने लगता है जहाँ से वो आया था। दूसरी ओर एंटनी भी उसी मिलिट्री बेस में पहुंच जाता है। उसे 30 साल पहले यहाँ पे हुई घटना की याद आती है जब उसका भाई मैडी और उसके दूसरे फ्रेंड्स यहाँ पे आए थे। वो ट्रे का पता लगाने ही दोस्तों यहाँ पे आया है और ट्रे उसे मिल भी जाता है। फिर वो उसे अपनी कार में लिफ्ट देता है और इस बात को वो जेनी को भी इन्फॉर्म कर देता है। वो तुरंत ही ट्रे को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, पर ट्रे को किसी चीज की होश आवाज नहीं होती। वो एकदम अजीब सा बैठा होता है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं। तो एंटनी के पास एक कंटेनर में जो ब्लैक लिक्विड है उसे वो ट्रे के पास लेके जाता है, लेकिन ब्लैक लिक्विड में कोई रिएक्शन नजर नहीं आता। तो ट्रे को जो डॉक्टर देख रही होती है ना, वो अपनी कार में निकल रही होती है और उस वक्त तो ब्लैक लिक्विड उस कार की ओर इशारा करता है। मतलब इस डॉक्टर का ब्लैक लिक्विड के साथ कोई कनेक्शन जरूर है। दूसरी ओर सीसी के पास जो कप है ना, उसमें वो पाउडर जैसी चीज फैली हुई है, पर इस बात से बेखबर वो उसमें कोई ड्रिंक लेकर पीने लगती है। उसके बाद वो एक मीटिंग में जाती है, लेकिन वहाँ वो ठीक से बात नहीं कर पाती क्योंकि उसकी
नाक से वही ब्लैक लिक्विड निकलने लगता है और उसको अजीब आवाजें भी सुनाई देती है। तो वो घर लौटती है और जबरदस्ती खांसकर उस ब्लैक लिक्विड को पूरी तरह से बाहर निकाल देती है। अब वो ये बात डेविन को भी बताती है क्योंकि उसके साथ भी ये सब हो चुका था। वो फ्रैंकी को लेकर तुरंत घर के लिए निकलता है। इसी बीच सीसी ने खांसकर जो म्यूकस बाहर निकाला था वो बड़ा होने लग जाता है और सिंक से निकलकर सीसी पे हमला भी करता है। तो सीसी तुरंत उसको शॉक लगा देती है और लगता है दोस्तों इलेक्ट्रिक शॉक उससे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन फिर भी वो और बड़ा हो जाता है। सीसी तुरंत लिफ्ट में चली जाती है लेकिन वो लिक्विड तो लिफ्ट को ही घेर लेता है। तभी किस्मत से एंड वक्त पे डेविन और फ्रैंकी आकर सीसी को बचा लेते हैं और सभी तेजी से भागने भी लग जाते हैं। अब वो जल्दी से एक सबवे स्टेशन में पहुंच जाते हैं और एक ट्रेन में जाने लगते हैं, लेकिन वो लिक्विड तो ट्रेन को भी घेर लेता है। लगता है वो सीसी को फॉलो कर रहा है दोस्तों। सीसी ट्रेन से उतरकर भागने लगती है लेकिन लिक्विड उसका पीछा नहीं छोड़ता। तब सीसी को एक आइडिया आता है। वो ट्रैक पर उतरकर भागने लगती है और उसका ये प्लान है कि लिक्विड भी ट्रैक पर आ जाएगा और क्योंकि ट्रैक पर हाई वोल्टेज करंट है तो लिक्विड इसमें फंसकर नष्ट हो जाएगा। और जैसा उसने सोचा था हाई वोल्टेज करंट में फंसकर वो लिक्विड भ्रष्ट हो जाता है और इस तरह वो पूरी तरह से नष्ट। अब तीनों फैसला करते हैं कि अगर हमें इस ब्लैक लिक्विड के बारे में जानना है तो हमें उसी मिलिट्री बेस में जाना होगा जहाँ इसकी शुरुआत हुई थी। तीनों अंदर जाकर देखते हैं कि न्यूक्लियर सूट जैसा कुछ पहनकर एंटनी वहाँ पे घूम रहा है। अब इनकी समझ में नहीं आता कि पापा यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब अगले सीन में एंटनी अपने घर पे होता है तो सूप डिलीवर करने के लिए सीजे नाम का एक लड़का आता है। दरअसल सीजे भी सीसी और डेविन का दोस्त है। वो एंटनी से पूछता है कि आजकल सीसी और डेविन दिखाई नहीं दे रहे, अंकल जी कहाँ गए, ये लीजिए आपका सूप। अब एंटनी भी सूप लेकर छींकता है तो उसकी आंख ही बाहर निकलकर गिर जाती है। ये देखकर तो सीजे की जान ही निकल जाती है कि ये क्या है और वो डर के मारे तुरंत भाग जाता है, लेकिन ये एंटनी अपनी आंख वापस उसी जगह पे रख देता है। दरअसल दोस्तों जब कोई उस ब्लैक लिक्विड से पीड़ित हो जाए तो ऐसा होता ही है। एंटनी समझ नहीं पाता कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो तो प्रोटेक्टिव सूट पहनकर मिलिट्री बेस में गया था। लेकिन जब वो अपना सूट चेक करता है तो पता चलता है कि कल वो मिलिट्री बेस में वायर्स के बीच में हाथ डालकर किसी मशीन को स्टार्ट कर रहा था और तब उसके सूट में छेद हो गया और उसी के जरिए वो ब्लैक पाउडर सूट के अंदर घुस गया होगा और अब एंटनी उस ब्लैक लिक्विड के कंट्रोल में जा रहा है। बहुत ही जल्द वो पूरी तरह से उस ब्लैक लिक्विड के कंट्रोल में आ जाएगा और एक खतरनाक क्रिएचर बन जाएगा। इसी बीच सीजे अपनी आंखों देखी बातें अपनी बहन को बताता है और उसकी बहन डांटती है कि दिन में सपने देख रहे हो क्या, ऐसा भी कहीं होता है। खैर तुम ये बताओ सूप डिलीवर करने के पैसे लिए कि नहीं। लेकिन दोस्तों फिलहाल वो कुछ कहता नहीं, लेकिन उसको शक होता है कि कहीं सच में मुझे कोई वहम तो नहीं हुआ था। वो फिर से एंटनी के घर पे जाता है और अब की बार वो एकदम नॉर्मली बातें करता है, लेकिन अचानक वो सीजे पे चिल्लाता भी है और उसे पकड़कर बेसमेंट में लेके जाता है क्योंकि अब एंटनी उस ब्लैक लिक्विड के कब्जे में आ चुका है और एक मॉन्स्टर भी बन गया है। उसके मुंह से ब्लैक लिक्विड निकलता है। अगर ये लिक्विड सीजे के मुंह में चला गया तो सीजे भी एक मॉन्स्टर बन जाएगा। इस तरह ढेरों इंसानों को मॉन्स्टर बना देना ही उस ब्लैक लिक्विड का मकसद है दोस्तों। इसी बीच बाहर किसी की आहट सुनकर एंटनी बाहर जाता है तो जेनी आई होती है। वो एंटनी को कुछ वीडियो टेप्स दिखाकर कहती है कि ये 30 साल पहले की कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स है जो उस वक्त शूट की गई थी जब मैडी मिलिट्री बेस के अंदर गया था। मैंने सोचा तुम्हारे काम आएगा। एंटनी भी कहता है ठीक है, कहकर वो टेप लेकर रख लेता है। अब अगर ये असली एंटनी होता तो उस टेप को तुरंत प्ले करके देखता, लेकिन वो तो मॉन्स्टर बन चुका है इसीलिए उसे इन टेप्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिलहाल उसका इकलौता मकसद है सीजे को भी एक मॉन्स्टर बना देना। वो कोशिश भी करता है लेकिन तब सीजे एंटनी का हाथ तोड़ देता है। लेकिन मॉन्स्टर को दर्द थोड़ी होता है। वो कहता है तुम काफी अच्छा हाथ तोड़ लेते हो, थोड़ी देर में तुम भी मॉन्स्टर बन जाओगे, फिर हम दोनों एक दूसरे का हाथ बार बार तोड़ कर खेलेंगे। कहकर वो अपने मुंह से ब्लैक लिक्विड को सीजे के मुंह में भेजने लगता है और तब डेविन आ जाता है दोस्तों और वो एंटनी के सर पे जोर से मारता है कि उसका सर हो जाता है धड़ से अलग। लेकिन फिर भी वो बातें करता है और कहता है कि बच्चों तुम लोग भी आ गए, तुम भी मेरी तरह मॉन्स्टर बन सकते हो। और बच्चे भी समझ जाते हैं कि अब ये उनका पापा नहीं रहा, मॉन्स्टर बन चुका है। वो जेनी का दिया हुआ टेप लेकर सीजे को बचाकर निकल जाता है। तब वो डॉक्टर आती है और एंटनी के सर को एक बैग में डालकर चुपचाप निकल जाती है। दूसरी ओर सीसी, डेविन और उनके साथी उस टेप को प्ले करते हैं तो देखते हैं कि 30 साल पहले मैडी अपने साथियों के साथ उस मिलिट्री बेस में गया था। ये सब एक लड़की ने शूट किया था, उससे मैं आपको याद होगा दोस्तों, जो वीडियोस बना रही थी। ये लोग वही टेप देख रहे हैं फिलहाल। उस वक्त वहाँ कोई गैस लीक हुआ और हर तरफ काला धुआं छा गया। तब एक फुली कवर्ड सूट पहनकर एक औरत वहाँ पे आई। वो इनका कैमरा छीनने की कोशिश करती है लेकिन एंटनी और जेनी वहाँ पे आ जाते हैं। दरअसल मैडी तो एंटनी को बाहर छोड़कर आया था, याद होगा आपको, लेकिन एंटनी ने जेनी से शिकायत की थी कि मेरा भाई मुझे छोड़कर अपने फ्रेंड्स के साथ गया है। कहकर वो जेनी को भी अपने साथ लेकर आ गया था और उनकी आवाजें सुनकर सूट पहनी हुई वो औरत वहाँ से चली जाती है। फिर एंटनी और जेनी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था मैडी और उसके फ्रेंड्स गायब हो चुके हैं इस बात के लिए। तब से दोस्तों जेनी इस केस को सॉल्व करना चाहती थी और इसी वजह से वो बड़ी होकर एक पुलिस डिटेक्टिव भी बनी। और ये लोग समझ नहीं पाते कि आखिर सूट पहनी हुई वो औरत थी कौन। वो घर लौट आते हैं तो
तो एंटनी नहीं होता वहाँ पे। दरवाजे पे लगे सीसीटीवी की फुटेज को देखने पर पता चल जाता है कि डॉक्टर यहाँ पर आई थी और 30 साल पुराने उस वीडियो में जिस औरत ने सूट पहना हुआ था वो भी यही डॉक्टर थी। वो समझ जाते हैं कि वो इस बड़े बैग में जरूर एंटनी को ही लेकर गई होगी, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रही है ये इनकी समझ में आता नहीं। दूसरी ओर वो डॉक्टर दोस्तों एंटनी के हाथ पैर वगैरह को गर्म करने लगती है, जिससे कि उसके शरीर से वो लिक्विड पिघलने लग जाता है। इतने में एंटनी को आता है होश और वो पूछता है क्या आप मुझे जान से मार डालने वाली हो? डॉक्टर कहती नहीं, मैं तुम्हें प्रिजर्व करने जा रही हूँ। अगर ये लिक्विड दुनिया में फैला तो इंसानियत का अंत हो जाएगा, इसीलिए मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए दबाना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारे परिवार में हर कोई इसको रिलीज करने पे तुला हुआ है। 30 साल पहले तुम्हारे भाई ने इसको रिलीज कर दिया था, उसे भी मैंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। फिर वो एंटनी को भी उसी ब्लैक लिक्विड में एक चैम्बर के अंदर प्रिजर्व करके रखती है। दूसरी ओर सीसी और डेविन की टीम डॉक्टर को तलाशती है, क्योंकि जरूर वो एंटनी को लेकर गई थी। वो हॉस्पिटल जाकर वहाँ के सीसीटीवी के फुटेज को देखते हैं तो पता चलता है कि वो कार में निकली थी। उस कार के नंबर से वो उसका एड्रेस ढूंढ लेते हैं, जो कि एक गोडाउन होता है। ये लोग अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ा लैब है जहाँ वो डॉक्टर कोई रिसर्च कर रही है। वहाँ एक गार्बेज बिन में एंटनी का ड्रेस होता है। सीसी को एक डायरी मिलती है जिसमें इस ब्लैक लिक्विड के ओरिजिन के बारे में लिखा है। और अब कहानी जाती है 1969 में। कुछ बच्चों को लेकर एक आदमी उस मिलिट्री बेस के पास जाता है। तब आसमान से एक मेट्रोइड जैसी चीज गिरती है और अचानक एक काले रंग की चीज उस आदमी को पकड़ लेती है। बच्चे तो डर के मारे भाग जाते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उस अजीब चीज पे रिसर्च करने के लिए एक टीम वहाँ पे आती है। और उस रिसर्च टीम में एक मेंबर थी, वो डॉक्टर जो उस वक्त बहुत यंग थी। उसका नाम है रामोना। वो, उसके पापा और दूसरे रिसर्चर्स मिलकर ये पता लगा लेते हैं कि वो असल में एक मेट्रोइड नहीं बल्कि एक एलियन स्पेसशिप है। और खास बात यह है कि वो एलियन इनकी किसी भी रिसर्च को रोकने की कोशिश नहीं करता बल्कि इनका साथ देता है। मतलब इंसानों पर उसे विश्वास है। लेकिन फिर ये रिसर्चर्स पता लगाते हैं कि वो एलियन ऑब्जेक्ट एक लाइव ऑर्गेनिज्म को लिक्विड के रूप में बदल सकता है। इसीलिए वो एक वैक्सीन बनाते हैं जिसके लगाने से वो ब्लैक लिक्विड मिट जाएगा और वो इस वैक्सीन को उस एलियन का खात्मा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन रामोना को ये बात सही नहीं लगती। वो अपने पापा से कहती है इस एलियन को खत्म करने के बजाय इसके जरिए हम टेक्नोलॉजी में तरक्की कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये एक वायरस की तरह है, इसे मिटाने में ही हम सबकी भलाई है। ये कहकर वो एलियन को वैक्सीन लगा देते हैं तो एलियन धीरे धीरे मिटने लगता है। सब बड़े खुश होते हैं कि उनका मिशन सफल रहा। लेकिन एलियन को अब इंसानों पे विश्वास उठ चुका था। शुरू में उसने जिस आदमी को अपने कब्जे में रखा था उसे रिलीज करके वो उसे कंट्रोल करने लगता है और उसके जरिए वो उस वैक्सीन को ऑफ कर देता है। अब वो एलियन बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। फिर वो उन सारे रिसर्चर्स से बदला लेने के लिए उन्हें मारने की कोशिश करता है। रामोना, उसके पापा और बाकी रिसर्चर्स सेफ्टी सूट पहनकर वहाँ से भाग जाते हैं। रामोना बाहर भी आ चुकी थी, लेकिन उसके पापा के हेलमेट में छेद हो गया था और अब वो बच नहीं सकते। इसीलिए रामोना को बचाने के लिए वो दरवाजा लॉक कर देते हैं और अंदर ही मर जाते हैं। इस तरह प्रेजेंट में ये लोग सच जान पाते हैं और तभी वहाँ पे रामोना आती है और पूछती है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? सीसी कहती कि प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए, मैं जानती हूँ कि इस लिक्विड का एंटीटोड आपके पास है। सीसी को देखकर रामोना को वो वक्त याद आता है जब वो सीसी की उम्र की थी और उसने अपने पापा को खो दिया था। वो कहती कि ठीक है, मैं तुम्हारे पापा को बचाऊंगी। दरअसल उस ब्लैक लिक्विड से पीड़ित सभी लोग मिलिट्री बेस के अंडरग्राउंड में ब्लैक लिक्विड से बने हुए चैम्बर्स में है। एंटनी भी वहाँ पे है। रामोना सीसी को एंटीटोड देती है और वो उस सिरम को ले जाकर अंडरग्राउंड में एंटनी के पॉड में इंजेक्ट करते हैं। इससे एंटनी फिर से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन वो बहुत दुखी भी है क्योंकि उस एलियन की वजह से मैडी और उसके साथी भी उसी चैम्बर में बंद है और वो अभी तक बच्चे ही हैं, उनकी उम्र बढ़ी नहीं। वो मैडी को देखकर बहुत दुखी होती है। सभी मिलकर फैसला करते हैं कि जिस तरह 1969 में एक वैक्सीन के जरिए उस एलियन को मिटाने की कोशिश की गई थी, उसी तरह हमें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। इसी बीच दोस्तों वो एलियन हाइबरनेट होने जा रहा है और इनको जल्दी से जल्दी बाहर चले जाना होगा क्योंकि दरवाजा बंद होने जा रहा है। सीसी और डेविन तो ऊपर चले जाते हैं और चिल्लाते हैं कि पापा जल्दी आ जाइए। एंड वक्त पर एंटनी ऊपर जाता है और वो अपने साथ मैडी को भी लेकर आया था। मैडी को यकीन ही नहीं होता कि ये उसका छोटा भाई एंटनी है जो इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन उससे भी बात समझ में आ जाती है और वो खुशी के मारे एंटनी से लिपट जाता है। तब जेनी आ जाती है और इतने छोटे मैडी को देखकर वो बिल्कुल बौखला जाती है कि ये तो अभी तक जिंदा है और वो भी उसी उम्र में अटका हुआ है, बताओ ये कैसे हो सकता है। ये लोग जेनी को भी सारा सच समझाते हैं। एंटनी और मैडी को तो रामोना के सिरम ने बचा लिया था क्योंकि एंटनी हाल ही में उस चैम्बर में गया था और मैडी सिर्फ 30 साल पहले उस चैम्बर में फंसा। लेकिन रामोना के पापा 55 साल से वहाँ फंसे हुए हैं, इसीलिए उस सिरम में जरा बदलाव करना होता है। रामोना उस सिरम की कंपोजिशन चेंज करके आखिर अपने पापा को भी बचा लेती है। लेकिन रामोना के पापा कहते हैं कि मुझे बचाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटी। इतने साल उस चैम्बर में रहने की वजह से मैंने खुद को उस एलियन के ढांचे में ढाल लिया। मैं खुद को उस एलियन का हिस्सा मानने लगा हूँ। ये कहते हुए वो उल्टी करता है और एक अजीब सा एलियन बन जाता है। सभी फिर डर के मारे वहाँ से भागने लग जाते हैं। चैम्बर में बंद बाकी लोग भी दोस्तों एलियन बनने लगते हैं और इनको अटैक करने आ जाते हैं। पर एंटनी अपने कंटेनर में भरे हुए उस सिरम का इस्तेमाल करके एक एक एलियन को चुन चुन कर मारता है और मिलिट्री बेस के अंदर जाने लग जाता है क्योंकि वहीं जाकर उस मेन एलियन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो
अंदर जाकर वो सारे सिस्टम्स को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, जिसकी वजह से एलियन हो जाता है नॉर्मल। एलियन धरती पर इसीलिए आया क्योंकि वो इंसानों को जानना चाहता था, उन पे रिसर्च करना चाहता था। इसीलिए जब इंसान उस पर रिसर्च करने लगे तो उसने उनका साथ दिया। लेकिन जब उसको एहसास हुआ कि इंसान उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसने अपने बचाव में इंसानों के साथ इतना बुरा किया। लेकिन अब उसे अपने रिसर्च के लिए काफी सैंपल्स मिल चुके हैं। इसीलिए 1969 से लेकर 2024 तक जिन इंसानों को एलियन ने कंट्रोल करना शुरू किया था, उन सबको अपने स्पेसशिप में लेकर एलियन धरती छोड़कर जाने लग जाता है। मैडी भी जाने लगता है। तो एंटनी कहता है तुम कहाँ चल दिए, तुम मेरे साथ रहोगे। लेकिन मैडी कहता है कि इतने सालों से हम उस एलियन के साथ रह रहे हैं, अब ये पृथ्वी हमारी दुनिया नहीं है, उस एलियन की दुनिया ही हमारी दुनिया है, कहकर वो भी चला जाता है। एलियन के जाने से पृथ्वी पर इंसान बिना किसी खतरे के जी पाएंगे। जिन लोगों को एलियन लेकर गया वो उन्हें शायद किसी प्लेनेट में ले जाकर उन पे रिसर्च करेगा। अगर शुरू से आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि शुरू में एलियन ने एक पाउडर का रूप लिया, फिर लिक्विड बना, फिर प्लांट का रूप लिया, फिर इंसान के अंदर जाकर उसने इंसान को परखा, आखिर में फिर एक एलियन का रूप ले लिया। इस तरह पृथ्वी के हर जीव जंतु का रूप लेकर उसने खुद को इवॉल्व करने की कोशिश की और अब वो दूसरे प्लेनेट में जाकर इस इवोल्यूशन को जारी रखेगा। एंटनी और उसके बच्चे और बाकी लोग अब पृथ्वी पर एकदम सेफ रहेंगे। यही सोच रहे हैं ना आप, लेकिन नहीं। जब ट्रे घर के अंदर जाता है तो उसके मुंह से काले रंग का कुछ निकलता है। मतलब एलियन पूरी तरह से पृथ्वी छोड़कर नहीं गया। दरअसल एलियन ने दूसरों की तरह ट्रे को उस चैम्बर में बंद नहीं किया था और इसी वजह से एंटनी उसे आसानी से बचा पाया। पर हो सकता है कि एलियन ने जानबूझकर ट्रे को आजाद छोड़ दिया था और उसके शरीर में कुछ ऐसा इंजेक्ट किया होगा जिसके जरिए ट्रे के शरीर से नेक्स्ट लेवल के एलियन का जन्म होगा। उस एलियन से पृथ्वी को नुकसान भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंडिंग ऑडियंस आप पे छोड़ दी गई है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। अब आप बताइए आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।